हेक्सागोनल स्ट्रक्चर षटकोणीय संकुलित संरचना। तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जो है वो देखो इस टाइप से दिखेगा। ये आपको पता चल रहा है कि ऊपर एक हेक्सागोन बना हुआ है, नीचे भी है और बीच में इस तरह से एटम्स अरेंज्ड है। ये एक यूनिट सेल बनी हुई है, ठीक है? तो इस एक यूनिट सेल में अपन को नंबर ऑफ एटम्स वगैरह निकालने पड़ेंगे। ये टॉप व्यू है इसका। ऊपर से अगर आप देखेंगे इसी को तो आपको ऐसा दिखाई देगा, ठीक है? यानी कि ये जो ए एटम है व्हाइट वाले एटम है, जो ब्लैक है। ऑल्दो ये सेम सेम टाइप के भी हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं। सो यहाँ पर ये ए जो है वो ये व्हाइट वाले एटम बनाया हुआ है, ये ए वाला ऊपर से दिख रहा है और ये जो बी है ये ब्लैक वाले से अगेन नीचे इस तरह से है। और यहाँ से ये आपको जनरल स्ट्रक्चर इसकी देखने को मिलेगी इस तरह से। ओके, सो यहाँ पर कंडीशन देखो ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू, अच्छा ए और बी इक्वल होते हैं तो ये देख लो ए और बी कौन कौन से हैं। ए और बी जो है वो ये जो हेक्सागोनल वाला प्लेन बना हुआ है इसी के अंदर बने हुए होंगे। इनका मैग्नीट्यूड सेम है, इसका मतलब है डायरेक्शन अलग-अलग है लेकिन उनकी मैग्नीट्यूड सेम है। सी बिल्कुल अलग डिस्टेंस होती है, सी यहाँ से लेकर और यहाँ तक की डिस्टेंस होती है और वो ज़ेड डायरेक्शन में मान लो। ज़ेड है सी में, ठीक है, सी डायरेक्शन है ज़ेड में, बी है वाई में और ए हम मानेंगे क्योंकि ए हमको पता चल रहा है कि एक्स में नहीं मान सकते। ध्यान रखना क्योंकि एक्स और वाई के बीच में 90 का एंगल होता है, तो अगर ये बी आपने वाई में मान लिया तो जो एक्स डायरेक्शन है वो यहाँ पर कहीं आ जाएगा। अब ये तो 120 है, यानी जो ए वेक्टर है वो आपका माइनस वाई और प्लस एक्स के बीच में कहीं है। तो इसका अपन को निकालना पड़ेगा मैग्नीट्यूड कितना आता है और डायरेक्शन क्या आती है। तो चलिए इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके लैटिस कांस्टेंट निकालते हैं। तो इसके लैटिस कांस्टेंट हमको पता है लैटिस कांस्टेंट क्या होते हैं, जहाँ पर तीनों डायरेक्शन में जाने पर हमको फर्स्ट एटम मिल जाए। कोई भी एटम है उससे मिनिमम डिस्टेंस पे अपन चलेंगे तीनों डायरेक्शन में तो हमें कौन-कौन से एटम मिलेंगे। तो आप यहाँ पर देखो ये एटम है, सपोज़ सेंटर वाला एटम है, तो ए और बी तो हमें सेम डिस्टेंस ही चलना है क्योंकि ए और बी तो क्या है, बराबर है। तो इसलिए लैटिस कांस्टेंट को हम एक डायरेक्शन में तो मान लेते हैं ए क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन जो वर्टिकल डायरेक्शन है व्हिच इज़ सी वो ए और बी से अलग है, तो हमको सी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर सी की कैलकुलेशन के लिए थोड़ी-सी ज्योमेट्री पढ़ते हैं। तो टॉप व्यू देखो एक बार इसका। यहाँ पर आप समझ पा रहे हो कि जो ब्लैक वाले एटम है, सपोज़ दिस इज़ नंबर 1 एटम, दिस इज़ नंबर 2 एटम एंड दिस इज़ नंबर 3 एटम। तो जो नीचे वाला व्हाइट वाले बेस हैं, उन व्हाइट वाले बेस को ध्यान से देखना एक बार। ये जो वाला एटम है सपोज़ नंबर 4 एटम और दिस इज़ नंबर 5 एटम और ये जो एक है सपोज़ 0 नंबर एटम है, इसके जस्ट नीचे ब्लैक वालों के भी नीचे एक एटम और होगा। तो हम यहाँ पर अगर एक ट्रायंगल बनाएँ तो देखो जो हेक्सागोन का बेस है उसके अंदर कितने ट्रायंगल बन सकते हैं यहाँ पे। ये बेस इसका कुछ इस तरह से बेस दिखेगा। तो सेंटर सॉरी हाँ, तो सेंटर पे हमको कितने ट्रायंगल मिल जाएँगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 ही हुए ये। चलो मैं एक बार 6 बना लेती हूँ यहाँ पे। सो ये इस तरह से बेस है, ठीक है, हेक्सागोन का। अब सेंटर पे आप देखें तो देखो ये एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है। ये दूसरा ट्रायंगल हो गया, ये तीसरा ट्रायंगल हो गया, ये चौथा ट्रायंगल हो गया, ये पाँचवाँ ट्रायंगल हो गया और ये 6th, तो 6 ट्रायंगल बने हुए हैं। और जो इस इन 6 एटम्स को एक एटम यहाँ पर है, एक एटम यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो 6 तो ये हो गए, एक सेंटर में भी होता है, तो ये 7 एटम हो गए। तो इन 7 एटम के ऊपर 3 ही एटम रखे हुए हैं, तो वो 3 एटम पक्का कहाँ पे रखे हुए हैं? इसका मतलब जो ट्रायंगल नंबर 1 है, उसके बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर एक एटम रखा हुआ होगा, डार्क वाला, ब्लैक वाला, फिर सेकंड पे कुछ नहीं होगा, जो थर्ड वाला ट्रायंगल है, उसके सेंटर के ऊपर रखा हुआ होगा एक एटम, फिर फोर्थ पे कुछ नहीं होगा और फिर फिफ्थ के सेंटर पे एक एटम रखा होगा क्योंकि हमें पता है वो सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। एंड आई होप ये 3 डायमेंशन में आप विजिबल कर पा रहे हो। ये देखो, ये वाला एटम, ब्लैक वाला, तो ये जो 7 एटम नीचे व्हाइट रखे हुए हैं, इनके ऊपर 3 ही ब्लैक एटम रखे हुए हैं और इस वाली ज्योमेट्री से वो और क्लियर आपको पिक्चर विजिबल है। सो अगर मैं एक ट्रायंगल बना रही हूँ, इन जो ये बेस पे 6 ट्रायंगल मैंने बताए, उन 6 में से कोई सा भी एक ट्रायंगल आप ले लीजिए। तो ये देखिए, ये वाला ऐसा ट्रायंगल बनेगा जिसमें यहाँ पर नीचे के 3 एटम होंगे और इन 3 एटम के ऊपर बिल्कुल सेंटर में ट्रायंगल के ऊपर एक एटम होगा। तो ये ट्रायंगल का सेंटर है यहाँ पे, यहाँ तो जो अपन परपेंडिकुलर डालेंगे वो सेम डिस्टेंस पे नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ये मैथमेटिक्स की ज्योमेट्री है जो आपने नॉर्मल 9th-10th क्लास के अंदर देखी होगी, तो डिस्टेंसेस वहाँ से कुछ थ्योरम्स आती है, उस हिसाब से आपको मिल जाएगी। बट हम यहाँ एक चीज़ मान के चल रहे हैं कि कोई भी 2 एटम है, उनकी जो आपस में डिस्टेंस होगी सेंटर टू सेंटर वो हम कितनी लेके चलेंगे? a लेके चलेंगे क्योंकि आप इस डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में आपको यहाँ पर बेस पे होल्ड ऑन
तो यहाँ पर देखो एक बार, ये सेंटर वाला एटम है और दूसरा एटम यहाँ कॉर्नर पे है, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस हमको कितनी गिवन है, a। सिमिलरली ये सेंटर वाला एटम है और दूसरा एटम यहाँ पर है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी गिवन है, b। बट हमें यहाँ पे क्या गिवन है, a इक्वल टू b। तो कोई भी दो एटम के बीच की डिस्टेंस हमें a ही लेनी है, चाहे वो कहीं पर भी रखे हो, बस वो बैक टू बैक होने चाहिए। तो ये डिस्टेंस आपको a गिवन है क्योंकि एटम टू एटम है, और यहाँ पर a से b के बीच की डिस्टेंस भी a है क्योंकि एटम टू एटम है। सिमिलरली a से o की जो दूरी होगी वो भी कितनी होगी, a, और o से जो b की दूरी होगी वो भी कितनी होगी, a, क्योंकि ये सब एटम टू एटम डिस्टेंसेस हैं। अब ज्योमेट्री में देखो ay को हम लिख सकते हैं ab cos 30, लिख सकते हैं आराम से, क्योंकि देखो आप ट्राइंगल देखो कौन सा ट्राइंगल की बात कर रहे हैं अपन, a y एंड b। तो इस ट्राइंगल के अंदर ये 90 का एंगल है और ये एंगल 30 है, क्योंकि हमें पता है कि हेक्सागोन में कोई भी ट्राइंगल जो होगा उसके सेंटर पे कितना एंगल बनेगा, 60 एंगल बनेगा। ये वाला देखो, हर जो ट्राइंगल है वो 60 एंगल बनाएगा, और आप इसका भी हाफ कर रहे हो तो एंगल कितना बन जाएगा, 30। तो ज्योमेट्री से हमको मिल जाएगा ये। इसके अलावा पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं वर्टिकल वाले में। देखो अब वर्टिकल वाले में ये 90 का एंगल है, तो az का स्क्वायर विल बी बेस कितना है, ax का स्क्वायर, और हाइट कितनी है, zx। अब देखो हाइट जो है वो वर्टिकल में है, हमको टोटल यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट कितनी गिवन है, c। पर हम जो बात कर रहे हैं वो कौन सी ले रहे हैं, हमारा सबसे नीचे वाला ट्राइंगल। ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल लिया था वो तो हमारा इस नीचे वाले प्लेन में है, ठीक है। और ऊपर ये जो z एटम है ये कौन सा है, ये यहाँ पर बीचों बीच रखा हुआ, ये ब्लैक वाले एटम की बात हो रही है। तो ब्लैक वाला एटम और ये नीचे वाला बेस, इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, c/2। इस वजह से जो वर्टिकल डिस्टेंस हमने ली है ये z से लेके x तक की दूरी, ये कितनी हो जाएगी, c/2 ही हमको लेके चलना है। सो ये zx तो कितना हो जाएगा, c/2। और ax जो है वो a/3, ay का 2/3 होता है। ये देखो ax डिस्टेंस जो है यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो जो ट्राइंगल का सेंटर होता है वो आप देख लीजिएगा, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है ay, इसका 2/3 होता है। ये थ्योरम मिल जाएगी आपको 9th या 10th क्लास की बुक में। तो ये 2/3 डिस्टेंस होती है इसकी, ओके। सो यहाँ पर अपन ay की वैल्यू पुट करते हैं, ay की वैल्यू अभी अभी अपन ने निकाली थी और वो यहाँ पर पुट कर दी और सॉल्व किया, तो c की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ a। तो ये एक इसका हो जाएगा लेटिस कांस्टेंट। लेटिस कांस्टेंट वो होता है जो किन्हीं दो एटम के बीच के अपन को दूरी बताता है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में तो वो हमारे पास a हो जाएगी, वर्टिकल के अंदर पूरी यूनिट सेल की बेसिकली, सॉरी, लेटिस कांस्टेंट जो होता है वो यूनिट सेल की डायमेंशन बताता है कि तीनों डायरेक्शन में जाने पर आपको कितनी कितनी दूरी चलनी पड़ रही है कि वापस वही स्ट्रक्चर रिपीट हो जाए। तो नीचे तो अपन वापस यहीं पर एटम से a दूरी चले, फिर एटम से a दूरी, आगे भी एटम से, इस तरह से। लेकिन वर्टिकल में वापस ये यूनिट कब रिपीट होगी, जब c डिस्टेंस के बाद वापस आपको सेकंड c मिल जाएगा। तो c की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a अपन ने निकाल ली। सो जालक नियतांक यानी कि लेटिस कांस्टेंट इसके क्या क्या होते हैं, a और c, जहां c और a के बीच में रिलेशन होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका होता है 12। तो कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में मैंने बताया था कि जो भी कोई एटम होगा वो अपने पास में जितने एटम से टच करेगा या सबसे क्लोज उसके जितने भी एटम होंगे वो हम क्या कहते हैं, उसके कोऑर्डिनेशन नंबर के रूप में डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर अपन कैसे बताएंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आया, तो ये देखो एक बार इस एटम को ध्यान से देखो, दिस इज अवर एटम, है ना, नंबर 1 एटम। ये किस किस को टच कर रहा है, ये हमारा मेन एटम है जिसको अपन देखेंगे किस किस को टच कर रहा है। तो ये इसको टच कर रहा है 1, इसको टच कर रहा है 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो 6 तो ये हो गए। ध्यान रखिएगा ये जो नीचे वाले ब्लैक वाले एटम है ये सेंटर वाला इन तीनों को भी टच करेगा, तो 7, 8, 9, ठीक है। और यहाँ पर दूसरी जो यूनिट सेल शुरू हो जाएगी, तो दूसरी यूनिट सेल शुरू होगी तो ये जो ब्लैक वाले 3 एटम है ये वापस यहाँ पर रखे जाएंगे, इस जगह रखा जाएगा एक ब्लैक एटम, ठीक है। इसी तरह से दूसरा एटम ब्लैक वाला यहाँ रखा जाएगा, एक यहाँ पर रखा जाएगा। तो ये जो सेंटर वाला एटम है ये अपने खुद के प्लेन वाले 6 एटम को टच करता है, नीचे वाले 3 को टच करता है और ऊपर वाले 3 को भी टच करता है। तो इस हिसाब से टोटल उसके पास कितने टच कर गए, वो 12 एटम्स को टच कर गया। इस बेसिस पे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। एकक कोष्टिका का आयतन, ये पूरी जो हेक्सागोनल है ये अपन को इसका पूरा वॉल्यूम निकालना है। सो किसी भी चीज का वॉल्यूम निकालने के लिए उसका बेस का एरिया यानी उसके आधार का क्षेत्रफल को उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दें। तो हाइट कितनी है हमारे पास, c, तो हम क्या करेंगे, हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हाइट को तो हमने ले लिया c, और बेस एरिया में बेस हमारे पास किस शेप का बन रहा है, बेस हमारे पास हेक्सागोन का बन रहा है। और हेक्सागोन में हमारे पास यहाँ पर सेंटर पे कितने ट्राइंगल बन रहे हैं, 6। तो अपन एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारे पास बेस एरिया आ जाएगा। एक ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हमने ट्राइंगल ड्रॉ किया हुआ है, ये रहा, इसी का एरिया निकाल लेते हैं। तो इसका एरिया कितना होगा, हाफ बेस कितना है, देखो o से b तक की लेंथ, ठीक है। और हाइट इसकी कितनी है, a से y तक की लेंथ।
तो ओ बी इंटू ए वाई कर देंगे। अब ओ से बी की लेंथ जो है वो कितनी है, ए है, क्योंकि मैंने बता रखा है कि यहाँ पर भी एटम है और यहाँ पर भी एटम, और दो एटम के बीच की डिस्टेंस अपन कितनी लेके चल रहे हैं, ए लेके चल रहे हैं। सो ओ बी तो हो जाएगा आपका ए, और ए वाई आपने निकाल रखा है कितना, ये रहा a√3/2। तो बस वैल्यू पुट कर देनी है यहाँ पे। तो ये अपन ने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, इसको सॉल्व कर लिया, सी की वैल्यू भी ए के टर्म्स में पुट कर दी, तो इसका आयतन आ गया। प्रति एकक कोष्टिका परमाणुओं की संख्या, तो टोटल नंबर ऑफ एटम हमारे पास कितने होंगे यहाँ पे। तो देखो नंबर ऑफ एटम के लिए फिर से अपन क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इरेज करेंगे। तो नंबर ऑफ एटम इस पूरी एक यूनिट में ही आपको निकालना है, ठीक है। अब एक यूनिट में नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए आपको ध्यान होना चाहिए कि यहाँ पर जो कॉर्नर वाले हैं, ध्यान रखना, एक यूनिट सेल में इस कॉर्नर पे एटम है, इस कॉर्नर पे, मतलब ये जो कॉर्नर वाले एटम है, क्योंकि इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है एक यूनिट सेल में वो होता है 1/6। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे सिंपल क्यूबिक में आप कोने पर जो एटम मानते हो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन उस यूनिट सेल में अपन कितना मानते हैं, 1/8। अपन 1/8 क्यों मानते हैं, क्योंकि उसके जो कॉर्नर होते हैं वो 8 होते हैं, तो वो जो कॉर्नर वाला एटम होता है वो ऐसी ही 8 यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन करता है। यहाँ पर जो कॉर्नर है वो कॉर्नर कितने हैं, 6, इसलिए जो कॉर्नर वाला एटम होगा उसका कंट्रीब्यूशन भी कितना लिया जाता है, 1/6। अब हेक्सागोन में टोटल कॉर्नर कितने बन रहे हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6, 6 कॉर्नर तो ऊपर बन रहे हैं और 6 ही कॉर्नर नीचे बन रहे हैं। तो कॉर्नर पे एटम कितने हो गए, 12, और एक का कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, 1/6। तो यहाँ से कितना मिल गया अपन को, 2 एटम तो मिल गए अपन को कॉर्नर पे से। ये जो ब्लैक वाला एटम है 1 2 और 3, आप ये देख पा रहे हो, ये पूरी तरह से रेड लाइंस के अंदर है। पूरी तरह से रेड लाइंस के अंदर होने का मतलब यूनिट सेल के अंदर पूरी तरह से समाये हुए हैं, तो इनका पूरा पूरा कंट्रीब्यूशन लिया जाएगा 100। तो 2 + 3 कितने हो गए, 5 हो गए। उसके बाद ये सेंटर वाला एटम, ये ए हो गया, और इसी तरह से इस ब्लैक के जस्ट नीचे हो जाएगा बी, ठीक है। तो एक सेंटर वाला ऊपर हो जाएगा और एक सेंटर वाला नीचे हो जाएगा, लेकिन ये पूरी तरह से इस रेड लाइंस के अंदर नहीं होता है, दिखाया हुआ तो है अंदर पर नहीं होता है, क्योंकि ये किस में कंट्रीब्यूट करेगा, इसके जस्ट ऊपर वापस जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर रिपीट होगी, ये जो सेंटर वाला आइटम है उसका आधा हिस्सा ऊपर वाली सेल में काउंट होगा और आधा हिस्सा नीचे वाली सेल में। इसी तरह से यहाँ पर जो सेंटर में रखा हुआ होगा आइटम, वो आधा हिस्सा इस ऊपर वाली सेल में काउंट होगा और आधा हिस्सा नीचे वाली, क्योंकि ये फेस पे है और फेस पे जो भी एटम होते हैं उनका कितना हिस्सा लेते हैं अपन, हाफ ही पोर्शन लेते हैं। तो 2 एटम ऐसे हैं आपके पास जो फेस पे हैं, तो इनका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 1। तो 2 + 3 + 1 हमारे पास कितने हो गए, 6। तो नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर देखो कितने आ रहे हैं, ये 6, ठीक है। ये हो गए हमारे कॉर्नर वाले, ठीक है। ये हो गए हमारे फेस वाले जो कि प्लेन के अंदर ही 2 एटम है, और ये हो गए बिल्कुल इंटरनल इनसाइड जो है ब्लैक वाले एटम जो है। एकक कोष्टिका में परमाणुओं का आयतन क्योंकि 6 है और 1 का आयतन इतना होता है। R की वैल्यू यहाँ पर क्या होती है, क्योंकि 2 एटम है, ठीक है, और दोनों के बीच की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमने कितनी मानी है, a मानी है, और वैसे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी होती है, 2r। तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a/2। तो a/2 रख दिया और आंसर आ गया ये। पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है। पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है कि एटम्स का वॉल्यूम कितना है और यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है। एटम्स का वॉल्यूम अभी अपने निकाला है πa3, और ऊपर देख लीजिएगा यूनिट सेल का वॉल्यूम हमने ये वाला निकाला था। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 74, जो कि एफसीसी का पैकिंग फ्रैक्शन जितना ही आता है। प्रिमिटिव वेक्टर्स, तो प्रिमिटिव वेक्टर्स के लिए मैंने बताया था कि वर्टिकल डायरेक्शन जो कि z होती है उसमें तो कितनी दूरी चलते हैं अपन, c। तो यहाँ पर आपको ये पता चल जाएगा कि c वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड c ही है, पर उसकी डायरेक्शन कौन सी ली जाती है, k कैप में ली जाती है, ठीक है। y डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस चल रहे हैं अपन, b डिस्टेंस चल रहे हैं, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, a का मैग्नीट्यूड। तो जो b वेक्टर है, बी वेक्टर लिया जाता है, उसका मैग्नीट्यूड तो होता है ए, और उसकी डायरेक्शन कौन सी होती है, वाई डायरेक्शन, इसलिए जे कैप लिख दिया। ए वेक्टर मैंने आपको बताया था क्योंकि जो ए है वो बी के साथ ये वाला एंगल कितना होता है, 120 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको पता है कि अगर अपन एक्स इधर ले लें, ये पॉजिटिव एक्स ले लेते तो 90 तो बन जाएगा इधर, और रिमेनिंग एंगल कितना बन जाएगा हमारे पास, 30। ऐसी स्थिति में अगर ए वेक्टर है तो उसके 2 कंपोनेंट आएंगे, ए का एक कंपोनेंट आएगा प्लस एक्स में और एक जाएगा माइनस वाई में। तो कौन कौन से कंपोनेंट आ जाएंगे, तो x में देखो कौन सा आएगा, a cos 30, और माइनस y में कौन सा जाएगा, a sin 30। तो यहाँ पर माइनस साइन लगा दिया, cos 30 और sin 30 की वैल्यू पुट करी तो a वेक्टर आ जाता है हमारे पास ये। कोष्टिका का आयतन का मैंने फॉर्मूला बताया है, a डॉट b क्रॉस c। तो ये हमारे पास हो जाएगा a डॉट, ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा c। तो इनको मल्टीप्लाई करने से आंसर आता है हमारे पास ये। तो ये थी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, ओके। अब हम यहाँ पर देखते हैं पेरोस्काइट स्ट्रक्चर। तो पेरोस्काइट स्ट्रक्चर भी अलग टाइप की स्ट्रक्चर होती है, उसमें आपको इन सब के कॉम्बिनेशन मिलते हैं, बेसिकली एफसीसी, बीसीसी, सिंपल क्यूबिक। तो जो जैसे बेरियम टाइटेनेट होता है या फिर कैल्शियम टाइटेनेट होता है, कैल्शियम टाइटेनेट, ठीक है।
तो इनकी स्ट्रक्चर जो होती है वो पेरोस्काइट टाइप की होती है। अब इसमें होता क्या है, तो यहाँ पर देखो ये जो ब्लू वाले एटम है जो सिर्फ कॉर्नर पे हैं, वो होते हैं बेरियम, ठीक है। तो हमें पता है 8 कॉर्नर है, तो 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/8 से, तो आंसर कितना आएगा 1। तो बेरियम का एक ही एटम है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर एक ही दिख रहा है। टाइटेनियम बिल्कुल सेंटर में जो ब्लैक वाला है, ठीक है, सेंटर में एक ही एटम होता है, जैसे बीसीसी स्ट्रक्चर में होता है, तो टाइटेनियम भी कितना हो गया 1। ऑक्सीजन होते हैं फेसेस पे। अब 6 फेसेस है आपके पास, सबका कंट्रीब्यूशन हाफ होता है, तो आंसर कितना आ रहा है 3 आ रहा है हमारे पास। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन के 3 एटम है, लेकिन दिखने में वो 6 फेसेस पे दिखेंगे क्योंकि सबका कंट्रीब्यूशन हाफ हाफ है। ऐसे में अगर अपन इनको कोऑर्डिनेशन से पॉइंट्स दें, इनकी कोऑर्डिनेट्स देखें, तो सपोज ये वाला जो बेरियम है, ये ओरिजिन मान लो। अगर ओरिजिन मानोगे तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0 0 0। तो सपोज बेरियम के कोऑर्डिनेट अगर 0 0 है, तो इसके रेस्पेक्ट में टाइटेनियम के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो टाइटेनियम देखो बिल्कुल सेंटर में है। अपन पहले ऑक्सीजन का निकाल लेते हैं। चलो ऑक्सीजन जो है यहाँ से सपोज करो इस वाले तक जाना आपको, है ना। इस वाले तक जाने के लिए आप, और पूरी यूनिट सेल की लेंथ सपोज करो 1 है, ठीक है। तो आप कहाँ तक जाएंगे, यहीं तक जाएंगे, यानी 1/2 आप एक डायरेक्शन में चलेंगे, चाहे सपोज करो वो x हो, y हो, z हो, कुछ भी हो, पर एक डायरेक्शन में 1/2, और फिर यहाँ पर चलेंगे तो आपको 1/2 और ट्रेवल करना पड़ेगा। यानी आपको 3 एक्सिस में नहीं जाना पड़ेगा, आपको कोई भी 2 एक्सिस में जाना पड़ेगा। तो ये देखो कोई भी 2 एक्सिस में चले गए। सिमिलरली सपोज इस तक पहुंचना है, तो इस तक पहुंचने के लिए आप इस डायरेक्शन में जाओगे और फिर ऊपर चले जाओगे, तो यहाँ पर भी आपको 2 में ही जाना पड़ा। और इसी तरह से अगर इसमें जाओगे जो कि स्क्रीन के बाहर के साइड में है, तो आप इस डायरेक्शन में जाओगे और फिर ऊपर जाओगे। तो आपको यानी कि किसी भी ऑक्सीजन तक पहुंचने के लिए आपको तीनों डायरेक्शन में ट्रेवल नहीं करना पड़ रहा है, और सबसे नजदीक वाला ही अपन ने देखा है। लेकिन जब टाइटेनियम की बात करेंगे, तो टाइटेनियम देखो बिल्कुल सेंटर में है, तो टाइटेनियम के लिए आपको तीनों डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने बीसीसी स्ट्रक्चर में समझाया था। तो यहाँ पर देखो एक बार टाइटेनियम के लिए अपन क्या कर रहे हैं, ये 1/2 सपोज ये डिस्टेंस x है, ठीक है। और फिर आपको जाना पड़ेगा थोड़ा-सा अंदर की साइड में, सपोज वो y डिस्टेंस है, और फिर आपको जाना पड़ेगा ऊपर, और ऊपर कौन सी हो जाएगी z। तो आपको तीनों डायरेक्शन में हाफ हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी। तो टाइटेनियम के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे आपके पास 1/2 1/2 1/2, ठीक है। सो जिनके अब इनके कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं। तो बेरियम आयन जो है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। उसका रीजन है कि बेरियम आयन की स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखो। तो सपोज ये वाला बेरियम है, दूसरा बेरियम जो है वो तो इससे 1 डिस्टेंस पे है, लेकिन और जो टाइटेनियम है वो भी अगर आप निकालेंगे तो टाइटेनियम की डिस्टेंस भी आपके पास ज्यादा आएगी। जो ये ऑक्सीजन है ये यहाँ से इसके पास मिल जाएगा, और वो बेरियम आयन के पास में सबसे पास में जो मिलेगा आपको वो कौन सा मिलेगा, ये ऑक्सीजन ही मिलेगा। इवन ये दूसरे वाले बेरियम से भी पास होता है। अगर आप इनका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करो तो ये डिस्टेंस हो जाएगी आपके पास a/2, और ये डिस्टेंस भी हो जाएगी a/2। तो आप ये वाली डिस्टेंस इसका पाइथागोरस थ्योरम यूज करके निकालेंगे तो वो a से कम ही आएगा। तो इस वजह से इसके पास में कौन से हैं, ये जो ऑक्सीजन फेस पे हैं। तो अब ये फेस पे ऑक्सीजन होने की वजह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास 12 कैसे हुआ। सो ये कोऑर्डिनेशन नंबर अपन को 12 इसलिए लेना है, इसकी डिटेल मैंने आपको बता रखी है। आप एफसीसी स्ट्रक्चर वाला मेरा लेक्चर देखिएगा। एफसीसी स्ट्रक्चर में कॉर्नर पे जो एटम होता है वो फेस वाले एटम के सबसे पास में होता है, और मैंने बता रखा है कि फेस वाले एटम टोटल 12 एटम होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि देखो एक तो ये हो गया, ठीक है, एक ऐसा ही इसके ऊपर का जो क्यूब होगा, इसके ऊपर का बिल्कुल क्यूब होगा, तो वहां पर इस तरह से प्लेन होगा, उसका फेस भी इसके बिल्कुल पास में होगा। तो ये 2 हो गए। एक पीछे के साइड में एक प्लेन होगा, उसका भी पास में होगा, और एक यहाँ पर एक प्लेन होगा वो। और ये प्लेन सपोज करो एक्स वाई है, तो एक्स वाई प्लेन में कितने एटम आ गए 4। इसी तरह से वाई जेड में 4 हो जाएंगे, और जेड एक्स में भी 4 हो जाएंगे, तो टोटल 12 हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर अपन ने क्या लिया है 12 लिया है। टाइटेनियम के 6 होते हैं, क्योंकि आप टाइटेनियम को ध्यान से देखो, टाइटेनियम के सबसे पास में ये जो रेड वाले ऑक्सीजन एटम है यही सबसे पास में होते हैं, क्योंकि इनकी डिस्टेंस सिर्फ a/2 होती है। तो 6 ऑक्सीजन है, इसलिए कितने हो गए यहाँ पे 6 हो गए। और अगर आप बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है वो होती है 2, क्योंकि आप किसी भी ऑक्सीजन को देखो, ये ऑक्सीजन है, तो इसके लेफ्ट साइड में जाने पर सबसे पास में a/2 डिस्टेंस पे आपको टाइटेनियम मिलेगा। तो इसके इधर जाने पर वापस जो दूसरी सेल यहाँ पर शुरू हो जाएगी, उसका सेंटर वाला टाइटेनियम भी a/2 डिस्टेंस पे होगा। तो 2 ही टाइटेनियम इसके सबसे पास में होंगे, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर लिया जाता है ओनली 2। बाकी ये 12 वाला अगर समझ में नहीं भी आ रहा तो आप एफसीसी स्ट्रक्चर का देख लीजिएगा। तो ये थी जो हमारी सिंपल क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स थी, जिसमें अपने सिंपल क्यूबिक, एफसीसी, बीसीसी, हेक्सागोनल एंड पेरोस्काइट स्ट्रक्चर पढ़ी थी। बीएससी में आपके इन्हीं में से कोई एक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछा जाएगा।